गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 2 मई और 2 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप ज़रूर देखा करें। और जो वीडियोस बना रहे हैं हम, तो ये रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होंगे सीएचएसएल और एमटीएस, तो उनके रिगार्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और उसी तरह के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। वो क्वेश्चन टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन नहीं रखे जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में नहीं बनेंगे। तो वही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में इसलिए खास है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब उसकी स्थापना हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है और उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसलिए आप पूरा का पूरा वीडियोस देखें। सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं हमने सारे कवर किए हैं और पीडीएफ में भी बताया जाता है। सारा का सारा मेंशन किया जाता है पीडीएफ में, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। कल क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स यूट्यूब की किसी सेटिंग की वजह से कमेंट बॉक्स ऑफ हो गया था। तो आज वो गलती नहीं होगी, आज आपको कमेंट बॉक्स ओपन मिलेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है जहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ज्वाइन लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मोटिवेशन और सपोर्ट मिल पाता है। आपको पता होगा वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियोस बना के उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन ज़रूर दिया करें। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी तक यूएसए सबसे ऊपर बना हुआ है। उसके बाद बात करें स्पेन की, तीसरा नंबर है इटली और चौथा नंबर है यूके और फ्रांस। इनका क्रम भी आप याद करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करें यूएसए की, तो पिछले 24 घंटे में 422 नए मरीज मिल चुके हैं यूएसए में, लगभग 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 80 केसेस आए हैं भारत के पास, जो एक्टिव केसेस हैं। मरने वालों की संख्या इंडिया के अंदर है 1223 और वर्तमान में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या है 26,000। लगभग 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और आपको पता होगा हमने प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले अपनाई थी इनोवेशन के लिए या मरीजों को ठीक करने के लिए। तो आपको पता होगा सबसे पहला जो प्लाज्मा चढ़ाया गया था कोरोना पेशेंट को, उसकी कल मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो नई एक इनोवेशन था वो फेल हो चुका है। अब आईसीएमआर के द्वारा कोई नया रिनोवेशन किया जाएगा। तो ये बहुत बुरी खबर है, उस व्यक्ति की मुंबई में कल डेथ हो चुकी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको पहले स्टार मार्क कर लें। आपने देखा होगा जब कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठा था, 15 मिनट मोदी जी ने भाषण दिया था, तब भारत के प्रतिनिधि कौन थे? सईद अकबरुद्दीन, सईद अकबरुद्दीन। लेकिन वर्तमान में इनका रिटायरमेंट कह सकते हैं या फिर इनको चेंज किया गया है। और इनको चेंज किसने किया है? टीएस तिरुमूर्ति द्वारा, टीएस तिरुमूर्ति द्वारा इनको चेंज किया गया है। अब वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। बात करें टीएस तिरुमूर्ति के बारे में, तो 1985 के आईएफएस अधिकारी हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का, तो उसमें 3 पोस्ट पे मिलती है। एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस और एक होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये आईएफएस के अधिकारी थे 1985 बैच के। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है टीएस तिरुमूर्ति। एक चीज़ और आप याद रखें कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इस चीज़ को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945 से भी अगर आपको याद नहीं आए तो आप कैसे याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से कब तक चला था? 1944 तक। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि इसके लगभग 1 साल बाद ही
यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई थी शांति और सुरक्षा के लिए। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर में कन्फ्यूजन होता है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, क्योंकि जेनेवा और सारी चीज़ें दे रखी होती है तो लगभग क्या करते हैं हम जेनेवा पे टिक करते हैं, क्योंकि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कैसे याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन नाम में क्या आ रहा है एन, तो इसका हेडक्वार्टर क्या होगा न्यूयॉर्क। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन से क्रम के हैं, तो 8वें नंबर के हैं एंटोनियो गुटेरस। पहला पूछ सकता है कि पहला महासचिव या अध्यक्ष कौन था, तो पहला महासचिव या अध्यक्ष थे त्रिग्वे ली, इनका नाम भी आप याद रखें। वर्तमान में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए जो असेंबली होती है जहाँ पे सभी देशों के प्रतिनिधि बैठे होते हैं, तो उसके अध्यक्ष कौन है, तिजानी मोहम्मद बंदे, इनका नाम भी आप याद रखें। एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है, तिजानी मोहम्मद बंदे। एग्जाम की लैंग्वेज को पढ़ें क्वेश्चन की, उसके बाद ही आप ऑप्शन में देखें। गलती से भी एंटोनियो गुटेरस और तिजानी मोहम्मद बंदे में कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया था यूनाइटेड नेशन में, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले प्रस्तुति किसने दी थी, तो वो दी थी अब हमारे यहाँ पे जो भारत रत्न मिला था सुब्बा लक्ष्मी जी, उनको वहाँ पर प्रस्तुति करने का मौका मिला था यूनाइटेड नेशन में, और सबसे पहली कलाकार थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपनी प्रस्तुति दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखें। वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन बनेंगे, टीएस त्रिमूर्ति, इसका ऑप्शन भी सही होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें। ये हैं टीएस त्रिमूर्ति, ये देख लीजिएगा, अपॉइंटेड हो गए हैं, एम्बेसडर हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ के, भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, तो हाल ही में असम की सरकार है, तो उसने ये घोषणा करी है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी, इनको आप अभी याद कर लें 2 या 3 दिन के अंदर, ताकि आपको एग्ज़ाम में बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने ये घोषणा करी है कि जो राज्य में पत्रकार हैं और जो इस टाइम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है और कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको 50 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ से अपडेट हैं, कि महाराष्ट्र की सरकार ने रिपोर्टरों के लिए अलग से एक टेस्टिंग लैब बनाई थी, जिसमें पत्रकार अपना टेस्ट करवा सकते थे। तो बड़े से बड़े पत्रकारों के कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण पाए गए हैं, तो उनको क्वारंटाइन किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। तो इसलिए असम की सरकार ने यह फैसला लिया है। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की बात करेंगे तो असम में आपको एक मंदिर मिलेगा, जो मिलेगा कामाख्या देवी का मंदिर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। असम से नदी बहती हुई जाती है, तो वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस चीज़ को भी आप याद रखें। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे असम में, जो मिलेंगे डिब्रू, ओरंग, काजीरंगा। काजीरंगा पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, काजीरंगा, मानस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, और नामेरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। वैसे आपको चारों याद रखने हैं, पांचों, लेकिन काजीरंगा, मानस और नामेरी ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन पांचों पे आप टिक कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। असम की बात करें तो असम में एक शहर है गुवाहाटी। तो दिसपुर और गुवाहाटी में कंफ्यूज ना हो, असम की राजधानी है दिसपुर और गुवाहाटी एक शहर है। गुवाहाटी में कौन सा गेम आयोजित किया गया था जनवरी में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कहाँ आयोजित किया गया था, गुवाहाटी में। और इसमें विजेता कौन था, तो महाराष्ट्र था इसमें विजेता। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। असम चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा नागरिकता संशोधन जो अधिनियम CAA, भली बात आपको जानकारी होगी CAA के बारे में, CANRC। तो सबसे पहले जो इसका
विद्रोह शुरू हुआ था, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो वो कहाँ से हुआ था? असम से। इसलिए असम चर्चा में है। असम के बारे में आप डिटेल में पढ़ कर जाएं एग्जाम में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मनरेगा से भी आप सभी जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्कर होते हैं उनके लिए मनरेगा के तहत कुछ दिनों के लिए, और कितने दिन ये एग्जाम में पूछा गया था, तो मनरेगा के तहत मिलते हैं 100 दिन। मतलब आपको 100 दिन का रोजगार कंपलसरी प्राप्त होगा सरकार के द्वारा। यह है मनरेगा योजना। तो इसमें सबसे शीर्ष पर राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। लगभग 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया है छत्तीसगढ़ ने। बात करें दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है राजस्थान, जिन्होंने मनरेगा में छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज़्यादा अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया है। तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों आप याद रखें, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश। इन तीनों के बारे में आप याद रखें। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो टोटल जितने भी मजदूर हैं या श्रमिक कह सकते हैं, तो उनका 24% छत्तीसगढ़ में रोजगार दिया गया है। तो यह काफ़ी बड़ा आंकड़ा है छत्तीसगढ़ का। अब बात करें नरेगा की, तो नरेगा या फिर मनरेगा, MG जो स्टार्ट होता है उसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी, और नरेगा की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये 2005 में बना हुआ एक एक्ट है। तो मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी, तो मनरेगा की शुरुआत की गई थी 2006 में। इस चीज़ को आप याद रखें। और किसकी सरकार में की गई थी, तो कांग्रेस की सरकार में स्टार्ट की गई थी मनरेगा की योजना। तो इस चीज़ को आप याद रखें। मनरेगा में जो MG है स्टार्टिंग का, MG है ये है महात्मा गांधी, और बाकी नरेगा की फॉर्म आपको बता चुकी है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब बना था, 2005 में। तो इसलिए शुरुआत कब की गई थी, 2006 में। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। रायपुर दे रखा होगा, नया रायपुर भी दे रखा होगा, लेकिन गलती से भी रायपुर पर टिक ना कर दें। नया रायपुर का नाम बदल कर क्या रखा गया है, अटल नगर। तो इस चीज़ में आप ध्यान दें। बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और गवर्नमेंट कौन है, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए भारत को 1.5 मिलियन के ऋण के लिए मंजूरी दी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला क्वेश्चन है, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है ADB, या हिंदी में कहें तो एशियाई विकास बैंक, और इंग्लिश में कहें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको पता होगा 2.2 बिलियन पहले दे चुके हैं ये भारत सरकार को, 2.2 बिलियन। और जो ये देते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि हमको दे दिया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक लोन की तरह होता है, हमें वापस चुकाना पड़ेगा। 2.2 बिलियन ऑलरेडी ये हमें दे चुके हैं। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने हमें $1 बिलियन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि AIIB ने हमें $500 मिलियन दिए हैं। $500 मिलियन दिए हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। AIIB की फुल फॉर्म है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, PDF में मेंशन है सारे के सारे पॉइंट। अब बात हो रही है ADB की, तो ADB को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में हुई थी ADB की स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मनीला में। और मनीला कहाँ है, तो मनीला है फिलीपींस में। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है मतासुगु असाकावा। इनका नाम आप याद रखें, SSC CGL में क्वेश्चन बना है। ADB के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के, IMF के तो हम सबको याद हैं, हमने रट लिए हैं, लेकिन ADB के भी हम रट लें। अध्यक्ष कौन है? मतासुगु असाकावा। तो इनका नाम भी आप याद रखें। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन,
में किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले बात करें सीवीसी होता क्या है। तो आपने देखा होगा कहीं भी घोटाला हो जाता है तो वहाँ पे विजिलेंस ऑफिसर आते हैं, तो ये वही है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक होता है, और साथ ही साथ इसके सहायता के लिए होते हैं दो अन्य सदस्य। तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर हैं वो तो हैं संजय कोठारी, जो कुछ ही दिन पहले नियुक्त हुए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो ये बने हैं, और जो मतलब जो अन्य बने हैं वो बने हैं सुरेश एन पटेल बने हैं, साथ ही साथ शरद कुमार बने हैं। इनका नाम आप याद रखें, शरद कुमार बने हैं। ये पहले बने हुए थे और नए कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। तो इनका नाम आप याद रखें। जो मेन है वो है संजय कोठारी, ये मेन है, और जो अन्य सदस्य हैं वो हैं सुरेश एन पटेल और शरद कुमार। इन दोनों के बारे में आप याद रखें। सीवीसी की फुल फॉर्म याद रखें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इस चीज़ को भी आप याद रखें। और जो ये बने हैं सुरेश एन पटेल, ये कब तक बने हैं? तो ये बने हैं दिसंबर 2022 तक। कब तक बने हैं? दिसंबर 2022 तक। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। ये हैं सुरेश एन पटेल। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। हाल ही में बैंकों का विलय हुआ था, तो उसके बाद पब्लिक सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था पीएनबी बैंक। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का दूसरे सबसे बड़ा बैंक बना था विलय के बाद। आपको पता होगा पंजाब नेशनल बैंक का विलय भी हुआ था, जो एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बना है पीएनबी। सबसे पहले इस चीज़ को आप याद रखें। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं नीरज व्यास। इनका नाम आप याद रखें। स्थापना कब हुई थी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की? 1988 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और जो ये नीरज व्यास हैं ये कितने महीने के लिए बने हैं? तो ये बने हैं 8 माह के लिए। और ये कौन है? अंतरिम एमडी एंड सीईओ। इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस देश ने बाउंस बैंक ऋण योजना को लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्रिटेन में लॉन्च किया गया है बाउंस बैंक ऋण योजना। इसके तहत क्या है कि 12 महीने के लिए आपको जो पैसा दिया जाएगा 2000 से 50,000 पाउंड तक का, तो उस पर कोई भी आपका इंटरेस्ट या फिर ब्याज नहीं लगेगा। और ये किसको दिया गया है? जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं। आपको पता होगा इकोनॉमी काफ़ी गिर चुकी है हर देशों की, तो इसके लिए ब्रिटेन ने ये योजना अपनाई है। जो छोटे बिजनेस पर्सन हैं उनको 12 महीने के लिए 2000 से लेके 50,000 पाउंड तक दिए जाएंगे, और जिस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये कहाँ किसने स्टार्ट किया है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन में वित्त मंत्री कौन है? तो इनका नाम आप याद रखें, ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक, इनका नाम आप याद रखें। ये भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। कंफ्यूज ना हो पेरिस और लंदन में। पेरिस है फ्रांस की और ब्रिटेन की है लंदन। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनका नाम भी आप याद रखें। कोरोना पॉजिटिव हो गए थे बोरिस जॉनसन, और उसके बाद इनको आईसीयू में भी लेकर गया हुआ था। तो इसलिए ब्रिटेन इंपॉर्टेंट बनता है। ब्रिटेन को दूसरे नाम से भी दे सकता है, यूके के नाम से। एग्जाम में यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूज आप ना हो। जैसे रशिया को यूएसएसआर, सोवियत संघ भी बोला जाता है, और रशिया भी बोला जाता है, और रूस भी बोला जाता है। तो इसलिए ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है वहाँ पे 2 ही पद होते हैं, एक महारानी का पद होता है और दूसरा प्रधानमंत्री का पद होता है। वहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति की जगह वहाँ महारानी होता है। राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन से ही लिया है, जो महारानी है उसका पद इंडिया के अंदर राष्ट्रपति का होता है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी मैप में अक्साई चीन, जिसको बोलते हैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र को चीन के क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो हाल ही में एक चाल चली है WHO ने,
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, अगर नहीं भी बने तो आपकी जानकारी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपने देखा होगा सबसे पहले पीओके का मतलब होता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का पार्ट है उसने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो उसी तरह एक पार्ट है अक्साई चीन, तो उस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, जो लद्दाख के साइड वाला पार्ट है। तो उसमें WHO ने हाल ही में एक मैप जारी किया है, एक नक्शा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जो अक्साई चीन है, जो भारत का हिस्सा है हमारी नज़र में या ऑफिशियल नज़र में हमारे, तो वो चाइना की बॉर्डर में दे रखा है उसको। तो ये काफ़ी गलत चीज़ WHO के द्वारा की गई है, और इसी कारण WHO के कुछ इसी के लक्षणों के कारण अमेरिका का जो शेयर होता था WHO में लगभग 15% होता था। सबसे ज़्यादा अमेरिका पैसा दिया करता था WHO में। तो अमेरिका ने WHO में से जो खुद का 15% का शेयर था उसको बाहर निकाल लिया है। अब अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम WHO में एक भी रुपया नहीं देंगे। अब भारत के ऊपर है कि भारत भी अगर ये प्रथा अपना लेता है कि भारत भी जो WHO को पैसा दिया करता था अगर उसको रोक दे तो काफ़ी अच्छा होगा भारत के लिए। बात करें WHO ने किया है ये, सबसे पहले आपको बता दें अक्साई चीन कैसा था और कहाँ पर है। तो आप देखो ये मैप में बताया गया है, ये है अक्साई चीन, ये है अक्साई चीन। हमारा जो भारत का नक्शा है वो इस तरह से है, इस तरह से हम नक्शा बनाते हैं और ये सारा का सारा हम कवर करते हैं। ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये है अक्साई चीन। जो इधर बॉर्डर है ये चाइना का है और इधर ये LOC है, ये पाकिस्तान की तरफ लगती है। तो ये अक्साई चीन का जो पार्ट है ये WHO ने चाइना की टेरिटरी में दिखाया है। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है चाइना के द्वारा। तो चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा कर रखा है और POK पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो अभी हाल ही में ये दिखाया है WHO ने। बात करें WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म आप याद रखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ये चीज़ आप याद रखें, 1948 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है जेनेवा में, हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये ADB, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये चारों में से किसी ना किसी से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप चारों को पढ़कर जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आज का जो कमेंट बॉक्स का जो ऑप्शन होगा वो टर्न ऑफ नहीं होगा, वो गलती से हो गया था, तो आज आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप पे एडमिन में अगर आप सर्च करके जाएंगे तो एडमिन में आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके डाउट अपने पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS या फिर करंट अफेयर किसी के भी डाउट आप पूछ सकते हैं, तो वो आप वहाँ से आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपको पता होगा काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। साथ ही साथ आपके कोई भी फ्रेंड्स या फिर कोई भी रिलेटिव अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके उस एग्ज़ाम्स में अगर करंट अफेयर का कोई सेक्शन आता है, तो आप उनको वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं चैनल के बारे में, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकें। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है और चैनलों के मुताबिक, लेकिन जो कंटेंट है वो आपको ऑथेंटिकेट मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। तो आप डिटेल में पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी फैक्ट्स अगर आपके आ जाए तो आप आसानी से कर सकेंगे। और इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ाते हैं और सारा का सारा PDF में भी मेंशन करते हैं, ताकि आप रिवाइज भी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।